हाँ हाँ कि यार अगर जैसा ये बोल रहे हैं कि सीपीसी के 3 ही सवाल आएंगे तो मैं क्या अभी सीपीसी पढ़ना छोड़ सकती हूँ? जो फोकस नहीं है वो यही गलचौर करने में लगा हुआ है कि भैया अब तो टल जाएगा ना, अब क्या फायदा है पढ़ाई करने का, थोड़े दिन रुक जाते हैं, हो सकता है मेंस का भी बता दे तो वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा पढ़ाई करने में। जूम करिए जरा ये इस चेहरे को। अगर ये मैं स्टूडेंट्स की भाषा में कहूँ तो एक सीट खा गया है, तू पता है? ये ज्यादा हंसी ठिठोली जो कर रहे हैं ये लोग, हमें देवर समझ रहे हैं अपना। हाँ, इनकी वाट लगाना सबकी। एक बिहारी सब पे भारी है भाई साहब, एक जबरदस्त गर्दा उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे रे ससुर कि वो सब्जी, वो जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। ये कैप्चर, इसमें रील बनेगी भाई, टिकटॉक बनाएंगे इसमें भाई, कतई हो सकता है। कभी नहीं होता, लेकिन देन अगेन अब अपने को भाई देखो, अपन ऐसे अगर नेगेटिव चीजों पे फोकस करने जाएंगे तो नेगेटिविटी का तो भरमार है भाई, ऐसे तो पूरा जीवन ही अपना व्यर्थ हो जाएगा अगर हम सिर्फ नेगेटिव चीजों पे फोकस करेंगे। इस बात को सोचो कि तुम्हारे पास तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, उसको एम्पलीफाई करो। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जीके कमजोर है, जितना जीके से भागोगे उतने ही एग्जाम में तुम्हें लगेगा कि जीके का टफ क्वेश्चन आया था। टफ नहीं था, तुमसे बन नहीं रहा था, ये फर्क है। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे चलता है। सर मैं देख रही थी लास्ट ईयर सीबीएसई से सिर्फ 3 सवाल आ रखे थे। हाँ ठीक है, 3 मेजर लॉ है सर। तू सोच जिसका सीपीसी सब्जेक्ट कमजोर होगा कितना खुश होगा वो। अरे तो इस बार भी पता है अपने को और पता नहीं है ना, पता नहीं है 3 आएगा, 4 आएगा, 15 आएगा, कोई आइडिया नहीं है। तो कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। अब क्योंकि ये फैक्ट है, तुम लोगों में से किस ने तो नींद आ रही है? कोई बात नहीं, अभी तेरे से 4 सवाल पूछूंगा, एकदम नींद खुश, ठीक है? नहीं दुख हो रहा है कुछ? कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही है बता? तो कुछ कैलकुलेशन कर रही थी क्या कि इस हिसाब से मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। हाँ, क्या कैलकुलेशन था बता। मतलब ये कि मेरा कौन से सब्जेक्ट्स कवर, मतलब वही माइनर मेजर का जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे ना, वही सोच रही थी। हाँ, जो तू कैलकुलेशन करती है ना, ये कैलकुलेशन स्टूडेंट्स के दिमाग में 24 घंटे चलता है, कभी भी चलता है, अभी भी चल रहा है, हमेशा चलता रहता है कि यार अगर जैसा ये बोल रहे हैं कि सीपीसी के 3 ही सवाल आएंगे तो मैं क्या अभी सीपीसी पढ़ना छोड़ सकती हूँ? क्या ना सर एक टेंडेंसी होती है ना कि एक सब्जेक्ट स्टार्ट करो, फिर मतलब बहुत मन करता है कि यार अभी इसको छोड़ दो, फिर दूसरे सब्जेक्ट को पिक कर लो। ये बहुत बड़ी चीज है। और फिर कोई बोल दे कि यहाँ कम सवाल आते हैं तो और थोड़ा उस पे हवा लग जाती है कि हाँ ये हमारा मन भी नहीं कर रहा और ये तो बोल रहे हैं कि इसमें से आता भी नहीं है, तो छोड़ो उसको, कन्वीनियंट वे में कर लेते हैं ना यार। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? मेन सबसे ज्यादा बड़ा इशू ये है जो स्टूडेंट्स आजकल फेस भी करते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट शुरू करते हैं, खत्म नहीं करते। हाँ, वही हर दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि यार ये 60-70% हो गया, 3 ही टॉपिक बचे हैं, बाद में कर लेंगे, अभी नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं, थोड़ा नई एनर्जी आ जाएगी, नई पॉजिटिविटी मिल जाएगी, अच्छा लगेगा। ऐसा अगर करने जाओगे ना तो कभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे ही नहीं। हाँ, ये कर दे भाई। आधे से ज्यादा ने ऑर्डर्स तो छुए भी नहीं हो। तो ऑर्डर्स यार, आप बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ जागृति, मेरे को ना, आप भी सुनना, जो लोग वीडियो देखेंगे बाद में, पता नहीं ये जो लड़का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, पता नहीं ये वाला क्लिप डालेगा कि नहीं डालेगा। मेरे से ना 2 महीने से स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सीपीसी पढ़ा दो, रैपिड रिवीजन ले लो, थोड़ा इजी तरीका निकाल के दे दो जिससे हमें सीपीसी समझ में आ जाए। ठीक है, मैं निकाल भी दूंगा, मैं क्रैश कोर्स ले भी लूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, सब लोग देख लो। लेकिन क्या, हाँ देखा, हाँ यूट्यूब पे डाल दिया, हाँ ठीक है भाई, चल यूट्यूब पे भी डाल दिया। क्या गारंटी है कि जितनी चीजें मैं कट शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा उतनी ही एग्जाम में आएंगी? कौन सा टीचर की ये बोलने की हिम्मत हो रही है वो ये बोल दे, ये मान ले कि मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया तो? सर ऑर्डर्स करवा दो, यूपी का मेंस का भी हो जाएगा, हमारा प्री का भी हो जाएगा। छो स्वीट है, छो स्वीट। देखो इनको, ऐसे होते हैं बच्चे, ठीक? इसमें कुछ गलत भी नहीं है।
आप एज अ स्टूडेंट यही सोचोगे ना कि यार बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकता है, कहां से मिल सकता है और सस्ते से सस्ता कहां मिलेगा। लेट्स फोकस ऑन दैट। तो वो आपका पढ़ाया हुआ जो भी सब्जेक्ट रहता है ना, उसमें थोड़ा फिर भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम, और लगता है कि मतलब जो सब्जेक्ट के आपने नहीं ले रखे फिर लगता है कि फिर मतलब बहुत इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं हम कि कहाँ से कवर करना है इसको। यार देखो सब्जेक्ट्स क्या है ना, और ये बहुत बेसिक सी चीज है, कोई भी टीचर पढ़ाता है। मान लो कि आप आईपीसी पढ़ा रहे हो, वही आईपीसी जागृति भी पढ़ा रही है, वही आदित्य भी पढ़ा रहा है, वही मनु भी पढ़ा रहा है, अरिंदम भी पढ़ा रहा है, पवन भी पढ़ा रहा है, सारे लोग वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। मान लो अरिंदम अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा या बुरा नहीं पढ़ाता कोई व्यक्ति, मैच किससे कर रही है आपकी वाइब, उस पे मैटर करता है, क्लिक जो होती है। हाँ, कि किसके साथ आपकी वाइब मैच कर गई। हाँ बोलिए। पढ़ाने का स्टैंडर्ड वो डिसाइड करता है जो जितना बार पढ़ता है। हाँ। वो चीज 10 बार कोई पढ़ लिया है, पढ़ा रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड लिमिटेड हो जाएगा कि जितना पॉइंट है, पॉइंट वाइज वो पढ़ाएगा। ट्रू, बस वही स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन जिसको पढ़ना है उसको तो A to Z पूरा ही पढ़ना है, वो तो आधा नहीं पढ़ सकता ना। इसीलिए यही मेन पॉइंट ही यही है कि स्टूडेंट ज्यादातर केसेस में क्या है ना, आधा सब्जेक्ट शुरू किया छोड़ दिया, फिर आधा सब्जेक्ट शुरू किया छोड़ दिया, फिर उनके दिमाग में ये आया कि इतना कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, फिर बाकी बाद में रिवाइज करेंगे। ये वाली गलती अगर आप करोगे, ये वाली मिस्टेक अगर आपसे होती रहेगी, तो कई बार आप हर एग्जाम के पहले ना, हर एग्जाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले पैनिक करोगे और भगवान से मनाओगे, माला वाला जपोगे कि काश ये वाला पेपर ना 15 दिन, ज्यादा नहीं 15 दिन डिले हो जाए, दैट्स इट, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 15 दिन का डिले हो जाए, 15 दिन ये आगे टल जाए। और ऊपर से एक चीज और आपको बताता हूँ, कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, कई ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जहां पे ये हवा भी चलती है कि क्या यार ये पोस्टपोन नहीं हो रहा है, यार ये कोई कोचिंग सेंटर है वहां पे बता रहे हैं कि हो सकता है ये वाला जो प्रीलिम्स है ना ये पोस्टपोन हो जाए, रिट लग गई है। अरे साला आज तक समझ में नहीं आया कि रिट लग कैसे रही है, और रिट अगर लग भी रही है, मान लो खुदा ना खास्ता रिट लग भी रही है, तो तुम्हें इतना कितना भरोसा है उस एडवोकेट पे या उस बंदे पे, रिट लगाने वाले पे, कि इसने जो रिट लगाई होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। भाई रिट रिजेक्ट भी तो होती है ना। जो फोकस नहीं है वो यही गलचौर करने में लगा हुआ है कि भैया अब तो टल जाएगा ना, अब क्या फायदा है पढ़ाई करने का, थोड़े दिन रुक जाते हैं, हो सकता है मेंस का भी बता दे तो वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा पढ़ाई करने में। वो मत करो भाई, सबके अपने चैलेंजेस है। आप आए, आपने आके बताया सर आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, आपने अभी तक कोई कमजोरी बताई नहीं है, लेकिन जाते जाते बता के जाओगे। आदित्य आया, आदित्य ने बताया कि सर पीएसयू की नौकरी छोड़ के बैठे हैं, घर वाले जो हैं वो परेशान कर रहे हैं, घर वालों का ये मानना है यार जॉब तो अच्छी थी, मन नहीं था तेरा वो अलग बात है, लेकिन जॉब खराब नहीं थी। जिस व्यक्ति के पास जॉब नहीं है उससे अगर तेरी स्थिति कंपेयर करें तो अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी, डेफिनेटली। कहाँ पे था पोस्ट में? कोलकाता में था। बेस्ट है। वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेज। अरे तब तो तुम स्वर्ग में थे। फिर मैं तो अच्छा, मैं तो क्या है, हाँ एक ही सीट थी। जूम करिए जरा ये इस चेहरे को। अगर ये मैं स्टूडेंट्स की भाषा में कहूं तो एक सीट खा गया है, तू पता है, एक सीट ही उसको मिल गया। बहुत ज्यादा 3 महीने बाद खुश होगा, मतलब एग्जाम 3 महीने बाद मैंने छोड़ा ना। हाँ 3 महीने नौकरी कर ली, ठीक है। हाँ बॉन्ड का इसलिए बॉन्ड का नहीं था, मैं नहीं रखता था इसलिए बॉन्ड। अच्छा हाँ, नवरत्न होता तब तो दिक्कत कर देता। बॉन्ड कितना भरवाते हैं लोग? 17,000 में 3 लाख। ठीक है, बहुत होता है भाई 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, एसबीआई वगैरह जो पीयू बनते हैं, हाँ 2 लाख सारा का अलग अलग। तो यार ठीक है ना, ये तो लॉ ऑफिसर भी तो हो यार, तुम लॉ पढ़े हो, तुम ये तो एक बार तो हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि डॉक्टर, सीए, लॉयर ये सेम लेवल पे आते हैं। सही बात। आप आधे टाइम भूल के बैठे हो कि भैया हमने लॉ कर लिया, जीवन तो एकदम व्यर्थ है, बकवास है, बर्बाद है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। लॉयर और आपका सीए और आपके डॉक्टर ये तीनों सेम लेवल पे होते हैं, तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं।
समझ रहे हो? डिग्री वाला है लेकिन अपना प्रोफेशनल कोर्स है, तो अगर अपना प्रोफेशनल कोर्स है तो उस पे ध्यान दो, उस पे फोकस करो कि तुम्हारे कोर्स में बहुत सारी चांसेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वापस आते हैं जुडिशरी पे। जब आप जुडिशरी की बात करते हो या स्पेसिफिकली बिहार जुडिशरी, जो हमारा टारगेटेड पॉइंट है हम उसकी बात करते हैं। हमारे लिए पता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पॉइंट अभी ये हो रहा है जो स्टूडेंट्स के साथ। आप में से कोई भी सारथी बैच का स्टूडेंट है? बाय एनी चांस आर यू गाइज ऑफ सारथी बैच? तू कुछ बोल रहा था रिंदम? मैंने सर जो देवाशीष सर थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। ठीक है, सारथी बैच में। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे से कुछ पढ़ा तो नहीं है तूने? हाँ ठीक, कोई बात नहीं। हाँ पापा, जुडिशरी के लिए सर हिस्ट्री हाँ 30 to 40 मार्क्स, ठीक है, और जीएस 30 मार्क्स एक बेसिस। ठीक है। ये जो कर लिया तो फिर लॉ हिस्ट्री तुम लोगों ने यूपी के लिए पढ़ी है? हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 29 क्वेश्चन आए। ठीक है। वो रेशियो मतलब 8 के देता है, बस इकोनॉमी नहीं पूछेगा और ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन पूछेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीपीएससी। हां नहीं जुडिशरी वाला। हां फेयर एनफ। तो समझ रहा है तू? बहुत पीछे चल रहा है अपन पवन, बहुत पीछे चल रहा है अपन। करते हैं इसको कवर, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। हाँ इकोनॉमी पे क्वेश्चन है तब नहीं ही है। पॉलिटी तो आप ऐसे पढ़ लो कि वो आपको लिखने के काम आ जाएगी मेंस एग्जामिनेशन में। आप पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, सिर्फ लिखा। तुम क्लास में बात कर लो, हाँ 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 बात कर ले बात कर, एकदम प्रॉपर क्लासरूम वाला फीलिंग लेके बैठ जा। हाँ कि हाँ हाँ तो पता चला उसकी शादी हो गई है। अबे सीधे पहले सीधे बैठ। ये ज्यादा हंसी ठिठोली जो कर रहे हैं ये लोग, हमें देवर समझ रहे हैं अपना। हाँ इनकी वाट लगाना सबकी। ठीक है। सो सुषमा, यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ? Sir, BLLB and I've done masters. ओके, व्हिच? लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो बिहार जुडिशियल सर्विसेज टारगेट कर रहे हो? ठीक है। मतलब अपन सेम उस पे बात करेंगे, अलग बात नहीं करेंगे। तो पता चला तू सर उड़ीसा का सर देना था मेरे को पेपर। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना? ठीक है, पता करके आई है। बहुत बढ़िया। तो लेट क्यों हो गए थे? सर एक्चुअली मैं क्लैट कोचिंग में पढ़ाती थी। ओहो क्या बात है, पैसा ही पैसा, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ जी, कहाँ पे क्लैट कोचिंग? जूम करना जरा कि ये यहाँ पे अन अकेडमी के सेंटर में। सर प्रमोशन नहीं कर सकते ना अन अकेडमी के? प्रमोशन नहीं तो प्रमोशन थोड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ कहीं नीचे बोर्ड लगा है क्या उस कोचिंग का? हाँ सर। येलो कलर के बैकग्राउंड में? नहीं। अच्छा दूसरे बैक, चलो ठीक है समझ लेंगे। फेयर है ना? हाँ कॉज मैंने भी क्लैट के लिए पढ़ाया है इनिशियली, मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने पढ़ाया। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आप लोग सब्जेक्ट्स अपने देख रहे हो, बहुत ऑनेस्टली बात करते हैं, कट टू कट बात करते हैं, क्योंकि वन ऑन वन भी मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोगों से एक बार डिस्कशन करूं कि आप लोगों के लिए क्या प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे अपन फोकस रहे और कैसे जो इनकंसिस्टेंसी बन रही है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि तीनों लोग जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, मोर और लेस आप लोग एक ही लाइन में बैठ गए हो कि यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, लेकिन कैलिबर पूरा है। कैलिबर में और जो हमारी मेहनत हो सकती है उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, देखो समझ लो इस चीज को कि मोटा मोटा आप लोगों का जैसा भी टाइम टेबल आप बनाओ, जैसी भी स्ट्रेटेजी आप बनाओ, एक बात समझ लेना, अपने आवर्स को काउंट मत करना। डू नॉट काउंट योर आवर्स, क्योंकि अगर आप लोग कैलकुलेट करने गए ना कि आज 8 घंटे पढ़ना है या आज 9 घंटे पढ़ना है या आज 10 घंटे पढ़ना है, ऐसा कभी नहीं कर पाओगे आप डेली का थोड़ा सा माइक्रो मैनेजिंग ये लगेगा, लेकिन डेली के टॉपिक्स डिसाइड करो, डेली का सब्जेक्ट डिसाइड करो, डेली के नंबर ऑफ एमसीक्यूज डिसाइड करो और उसे डेली करो। और ये कभी भी अगली सुबह के लिए मत डालो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ने आज रात में टाइम टेबल बनाया 10 बजे बैठ करके, या 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, जितने भी बजे आप सो रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक प्रीलिम्स नहीं होता, प्रीलिम्स के 1 महीने पहले आपके बॉडी क्लॉक को स्विच किया जा सकता है। ये शायद तुम लोग को पता होगा कि मतलब अगर तुम लोग एक नाइट आउल भी हो तो भी तुम्हारे बॉडी क्लॉक को 1 महीने पहले हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। जहां तक बात रही कि तुमने एक रात पहले 12 बजे या 11 बजे, 10 बजे एक टाइम टेबल बना लिया कि कल मुझे ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, कल मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, कल मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, साइंस में, जनरल स्टडीज में, लॉ में, और एमसीक्यूज इतने लगाने हैं साइंस के, जनरल स्टडीज के, लॉ के। ये सब जब आप डिसाइड करोगे ना, ये चीज आपको नेक्स्ट डे आवर्स में डिवाइड नहीं करनी।
स्लॉट्स में डिवाइड कर देना कि 1 घंटा ये करेंगे, आधा घंटा ये करेंगे, 2 घंटा ये करेंगे, वो आप डिवाइड कर दो, लेकिन उसके अलावा मत जाओ, मतलब अदरवाइज मत करना। अदरवाइज मत करने का मतलब क्या है कि भैया ये मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है और अगर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी। क्योंकि होगा क्या ना, अगर आप टॉपिक डिवाइड करके पढ़ाई करते हो, ठीक, तो आपका कंसंट्रेशन है उस चीज पे कि यार इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है। अच्छा, गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड्स, बी इन द हैबिट ऑफ रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो। ये बहुत बहुत बचकानी हरकत लगेगी, लेकिन मैं बता रहा हूं, आदित्य समझना, हंस मत। हाँ, क्या रिवॉर्ड दे रहा तू? ये क्लास में एक बकैत बच्चा होता ना, ये है वो गलचौर। हाँ, क्या देता है भाई रिवॉर्ड, तू बता। बोलने लायक नहीं है यहाँ पे, जूम करिए जरा इसके चेहरे पे। हाँ हाँ, उपासना सोचे कैसा लड़का है, क्या रिवॉर्ड्स दे रहा है ये। हाँ, शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ, बहुत सही बेटा, मतलब रिवॉर्ड के नाम पे ऐसा टाइम वेस्ट करो, सही है, तुम रहने दो बेटा, तुम रहने दो, ठीक। अच्छा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप लोग खुद को ना छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने की आदत डालो। समोसा हो सकता है, एक दिन समोसा हो गया, एक दिन इडली हो गई, एक दिन कुछ भी खाने की चीज जो आप पसंद करते हो, या इट कैन बी अ स्टैंड अप वीडियो, इट कैन बी डांस, लोग डांस करते हैं, लोग पेंट करते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि सर जब से हमने जुडिशरी एज अ करियर चुना है, हमारे जीवन की कोई हॉबी रह नहीं गई, हमारे जीवन की सारी जो हॉबीज है ना वो मर चुकी है, डेड। अब जरा इस चीज को समझो, अगर तुम्हारी हॉबीज मर चुकी हैं, डेड हो गई हैं, तो टेक्निकली तुम्हारे जीवन में फिर जीने के लिए कुछ बचा नहीं। मैं बेसिकली थोड़ा कीबोर्ड वगैरह प्ले करता हूं, तो वो एक कैसियो कीबोर्ड वगैरह प्ले करता है, ठीक है। बता, ये मैं बोल क्यों रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम टाइम आउट ऑफ दैट बुक इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जब मैं अगला टॉपिक पढ़ने बैठूं तो वो मेरे भेजे में घुसे। हमें ऐसा लगता है कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। जागृति, जो तूने पॉइंट बोला था ना बहुत अच्छा था कि 10 घंटे या 8 घंटे तो सर मैंने इतने साल में, अब भी जाकर के 8 घंटे में बैठी हूं, वो भी एक दिन। उसके बाद 8 घंटे का तो स्टेमिना बचता ही नहीं है। आप इस चीज को सोचो, पढ़ने में ना आपके तीन बेसिक फीचर्स लगते हैं। पहला, आपका जो बॉडी पोस्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे आप बैठते हो, बैठ के पढ़ते हो, पहला तो वो लगा बॉडी। दूसरा, माइंड फुल कंसंट्रेशन लगेगा, कंप्लीट कंसंट्रेशन हैज टू बी ऑन बुक। तीसरा, अगर आप लिख रहे हो, डूडलिंग कर रहे हो या फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, तो यू हैव टू बी गुड इनफ विद दैट फ्लो चार्ट्स, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये भी तो चलता ना कि बाद में जब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मुझे यही चीज पढ़नी पड़ेगी, यही चीज देखनी पड़ेगी, है ना। ये तो रहता है ना, ऑनेस्टली ये दिमाग में रहता है। तो ये 3 चीजें कंटिन्यूअसली तब आपके दिमाग में चल रही होती हैं या आप फिजिकली कर रहे होते हो जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो अगर आप इसके बदले में अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिवॉर्ड नहीं करोगे, उसको कोई ऐसा ब्राउनी पॉइंट नहीं दोगे, तो फिर वो आगे चलेगा कैसे? रिटेंशन की भी बात होती है सर। लोग तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं और उनसे पूछ लो अगले दिन वही चीज तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाते। एग्जैक्टली। उसके पीछे का रीजन पता है क्या जागृति? जब रिटेंशन करने की बात आती है ना, रिटेंशन आप उसी चीज का कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट जम पा रहा है। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना, आप उसका रिटेंशन कैसे करोगे? मैं एक आपको बहुत ऐसा एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों की लाइफ में आगे चल के होगा, वो आप तब रिलेट कर पाओगे। आई कंसिडर कि जो फीमेल्स होती हैं, जो विमेन होती है, महिलाएं होती हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग, दूरदृष्टि जो होती है, नॉट फ्रॉम फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिलीज पॉइंट ऑफ व्यू, महिलाओं का अच्छा होता है। फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन होते हैं, जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, उनका फाइनेंसेस वाला दिमाग ज्यादा चलता है, मनी माइंडेड ज्यादा होते हैं लड़के, सिंपल सी बात अगर कहें। और महिलाएं जो होती हैं वो परिवार का पूरा ग्रोथ कैसे हो सकता है उस पे उनका फोकस रहता है। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों सही सोच है, ठीक। अब इस चीज को समझो, ये मेरा खुद का लाइफ का एग्जाम्पल मेरे घर में हो रहा है हर तीसरे दिन। क्या मेरी और मेरी वाइफ के बीच में ऐसे कोई मेजर झगड़ा नहीं, अभी तो शादी हुई है, क्या ही झगड़ा हो जाएगा, ठीक। सिंपल हनीमून पीरियड चल रहा है, देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑनेस्टली। बच्चे नहीं हो, ठीक है, तो उस चीज को ऑनेस्टली समझो।
बहुत ही आयोटा का आप कह सकते हो 8% एस्पिरेंट ऐसा होता है जो अपनी गलती रोक लेता है, समझ जाता है कि यार ये गलती है, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, और फिर वो कंटिन्यू करता है। ऐसे बच्चे का सिलेक्शन भी होता है, 100% सिलेक्शन होता है ऐसे बच्चे का। अगर आप उस 1% की कैटेगरी में नहीं आते, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जज नहीं बन सकते। इसका ये मतलब है कि आपको अपनी गलती समझ के उस पर थॉट देने की आदत डालनी पड़ेगी। ये फैक्ट है। आप जब तक ये मानोगे नहीं कि कहां मिस्टेक हो रही है, कहां गलती हो रही है, क्यों यूपी पीसीएसजे नहीं हुआ, क्यों बिहार जुडिशियल सर्विसेज नहीं हुआ, क्यों एमपी में 5 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, सोचो ना। रोने से थोड़ी कुछ होगा। मैं बोलता रहूं यार 3 नंबर से नहीं हो पाया, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, मेंस नहीं निकला। अबे क्यों नहीं निकला, उस पर फोकस कर। कुछ तो गलत किया होगा ना। अच्छा, हम सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झूठ हम लोग जो अपने आप से बोलते हैं ना, सबसे बड़ा झूठ हम ये बोलते हैं कि आप बताओ ना मेरी क्या गलती है। मुझे कैसे पता कि ये उपासना क्या गलती कर रही है? मुझे कैसे पता होगा कि ये आदित्य जो है ये क्या गलती कर रहा है? गलती तो तुम्हें देखनी पड़ेगी ना। खुद तो झांको अपने अंदर। तुम अपने अंदर झांकना भी नहीं चाह रहे हो। तुम्हें संदीप माहेश्वरी के शो में भी जाना है, तुम्हें उसकी फालतू बकवास भी सुन लेनी है। नहीं बिग फैन, रिकॉर्ड हो जाए। अरे यार समझो उस चीज को। What am I telling you guys is motivation doesn't come from outside. It is from the inside that you are motivated. अभी मैं तुम्हें चार शायरी सुना दूं। एक बिहारी सब पे भारी है भाई साहब, जबरदस्त गर्दा उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे रे ससुर। ये तुम्हें अभी अच्छा लगेगा, ये तुम लोग 1 घंटे बाद चेरिश करोगे। 1 महीने बाद तुम लोग याद रखोगे कि अरे यार शुभम सर ने ऐसे कुछ बिहारी डायलॉग मार दिए थे कि हाँ भाई साहब ये ऐसा होता है कि माता की ममता और बिहारी की क्षमता पे कभी शक नहीं करना। ये पता है, ये तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोग हंस दिए या तुम्हें वो बात उस टाइम के लिए अच्छी लग गई, बस दैट्स इट। इससे ये थोड़ी ना डिसाइड होता है कि जब फिजिक्स के सवाल में फंसोगे तो उस पर तुम आधा घंटा दोगे। बात समझ में आ रही है? मोटिवेशन तब आएगी जब तुम गलती को रिकॉग्नाइज करके फोकस गलती पे करोगे, मानोगे कि हाँ ये गलती हुई है, सुधर कैसे सकती है, उस पे फोकस करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं। आईपीसी की मेरी किसी ने कोई क्लास देखी है रैंडम कभी यूट्यूब वगैरह पे? कभी आईपीसी देखी है मेरी? क्रैश कोर्स वगैरह या कुछ देखा है? एक बार सोचना, आईपीसी में मेरे से किसी ने 299 300 का डिफरेंस पढ़ा है? आईपीसी में 299 300 कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का डिफरेंस कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, कोई ऐसे नो बिग डील। उसका रीजन बता रहा हूं कि एग्जांपल क्यों देता हूं। 299 300 एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग 70-75% बच्चों को नहीं बनता। उनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। बाल की खाल वाली बात होती है। 299 कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? अगर तुम्हारे सामने कोई केस मैं दे दूं तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि यहां पे कल्पेबल होमिसाइड हुआ है कि यहां पे मर्डर हुआ है? ठीक, आईपीसी का और आपके पूरे लॉ सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा जो टिपिकल, इंटरेस्टिंग बट वेरी टिपिकल जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है या कॉन्सेप्ट है, वो है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। और लगभग 80 to 90% लोगों से नहीं बनता। ठीक है, तुझे पता जागृति व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 299 एंड 300? ग्रेविटी का अंतर है मेन। बता दे एग्जांपल। मतलब कि जिसमें वही है जैसे जस्टिस मेलविल ने जो कहा था ना, वो अलग बात है कि वो आर फनैया में ओवररूल हो गया था, बट जिसमें ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें हो ही जाएगा, मतलब और उसकी डेथ कर जाएगी और उस इंसान को नॉलेज इंटेंशन सब है तो मर्डर ही होगा। अगर ये नहीं है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। एन एक्ट और दी एक्ट का, ठीक है, सारी चीजें सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होता है। इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव के साथ जो भी आप एक्ट करते हो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री, वैसे ही पनिशेबल है। फर्स्ट डिग्री दैट इज 302 मर्डर, सेकंड डिग्री दैट इज 304 पार्ट 1 एंड थर्ड डिग्री दैट इज 304 पार्ट 2। 300 में जो दिया हुआ है ना, जो भी चीज वो अगर हो रहा है तो मर्डर है, नहीं हो रहा है तो कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक yes, है, खत्म कहानी। ठीक है। जैसे तुमने अभी एक्सप्लेन किया, ऐसे अगर तुम लोग पीएससी के बोर्ड के सामने एक्सप्लेन करने जाओगे
क्वालिफाई कर लोगे? सिंपल क्वेश्चन। कि वो सब्जी, वो जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, और सब्जी चाचा कोई है ही नहीं। डिटेल देना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा। You'll have to have a proper structure कि भाई कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, जैसे बहुत ये जो तूने आंसर दिया ना कि सर ग्रेविटी का फर्क है, 100% दैट इज द करेक्ट आंसर, बट ये तो सेकेंड ईयर का बच्चे का आंसर है। सर मैं थोड़ा बस उसी चीज को एलैबोरेट कर दूंगी कैसे गोविंदा वाला आर वर्सेस गोविंदा। हाँ चल कर एलैबोरेट आर वर्सेस गोविंदा से, कोशिश मैं हम लोग यहाँ पे तुझे मोटिवेट ही करने बैठे, तू चिल कर, लेकिन बता आर वर्सेस गोविंदा कैसे बताएगी, क्या बताएगी? जैसे उन्होंने बस यही ग्राउंड दिया था कि मतलब जिसमें लाइकली वर्ड यूज किया था कि अगर लाइकली टू कॉज डेथ है अगर, Correct. तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। बट अगर उसमें ज्यादा है मतलब ग्रेविटी, अगर उसमें हो डेथ होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है, तो वो हो जाएगा। फिर जब आर पुनैया का जब केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा शायद 4 फैक्टर्स। आर पुनैया था कि पुनैया वर्सेस आंध्रा था? आर पुनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। आर पुनैया, अच्छा आर डॉट पुनैया। हाँ अच्छा पक्का? यस सर। श्योर? हाँ 100%? यस सर। 120%? यस सर। चेक करना। तो इस केस में उन्होंने 4 फैक्टर्स दिए थे कि एक तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 300 में जो जितने भी ग्राउंड्स हैं उसमें अगर मतलब फॉल कर रहा है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि जो एक्सेप्शंस हैं उसमें फॉल कर रहा है या नहीं, जो 300 में दिए हुए। फिर हम ये भी देखेंगे कि जनरल एक्सेप्शन में अगर और कहीं फॉल हो रहा है या नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक चौथा भी था, कोई ग्राउंड मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात। पर ये वाले 4 फैक्टर्स टेस्ट दिए हुए थे वाले केस में, जिसकी वजह से इन द एंड ये डिसाइड हुआ था कि लाइकली वाला जो है वो ठीक है, बट वो काफी एक लूज एंड है। लूज एंड वाज द टर्म, करेक्ट है, वेरी गुड। एक एग्जांपल से समझा सकती है अपार्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस? एक ही सिनेरियो में कल्पेबल होमिसाइड कब होगा, मर्डर कब होगा, सोच, थिंक अबाउट इट। हाँ जैसे कि अच्छा इलस्ट्रेशन वाला नहीं पता मैं क्या? नहीं मैं ट्राई करूं। रुकना इलस्ट्रेशन रुक जा बेटा, रुक तो। Whatever she is explaining, it is absolutely correct, ठीक है, यही पॉइंट होता है, ठीक है। मैं ऐसे ग्रिल करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन, समझना चाहिए इसको। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड यही डिफरेंसेस भी है। हर्ट वाला ही केस याद आ रहा है कि मतलब जिसमें होता है ना कि बॉडी में पहले से कोई कंडीशन है, और अगर आपको पता है कि उसकी कंडीशन है और उसको मारने से उसकी डेथ हो जाएगी, तो भी आप उसको मार रहे हो वहीं पे जगह पे, तो मर्डर हो जाएगा। वरना अगर आपको कोई पता नहीं है फिर भी आपने मारा और मतलब मर गया वो, तो सही हो जाएगा। यही वाला है यार। sure? हाँ अगर मुझे नहीं पता, मतलब अगर अगले जने को नहीं पता है, बट उसे पता है कि जैसे वो कोई वाइटल पार्ट है, उसे पता है कि यहाँ पे मारने से हो सकता है हो जाए, पर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये कैप्चर, इसमें रील बनेगी भाई, टिकटॉक बनाएंगे इस पे भाई, कतई हो सकता है कि हो जाए। हाँ बिल्कुल। जो दूसरा इंसान है उसे पता है कि यहाँ पे उसको कोई इंफॉर्मेटिव भी है, और यहाँ पे अगर उसे मारा जाए, एक तो वो वाइटल पार्ट भी है, ऊपर से वहाँ पे इंफॉर्मेटिव भी है, यहाँ पे अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लगती है तो वो मर सकता, तो मर ही जाएगा, करेक्ट, तो वो मर्डर होगा फॉर श्योर, करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं है, उसको ऐसे कोई नॉलेज या इंटेंशन नहीं है, तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, सही एक्सप्लेनेशन है, सही एग्जांपल है। पहले एक बार हल्की सी तालियां हो जाए। हाँ ताली बजा दे ढंग से मनु, हाँ जोर से, बहुत बढ़िया, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये वाला जो डिफरेंस है सही है, सारे पॉइंट्स भी सही हैं, पुनैया भी सही है, आर वर्सेस गोविंदा भी ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट। व्हाट हैपेंड वाज, अब ये मैं ये वाला एग्जांपल दे क्यों रहा हूँ उसका बताता हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू गाइस द डिफरेंस बिटवीन 299 और 300, दैट इज नॉट द मोटिव। वो तो तुम्हें पता है कि 299 और 300 के बीच में मोटा मोटा डिफरेंस क्या होता है, तुम लोग को लिखना पड़े तो तुम लोग आंसर भी लिख लोगे, जवाब देना पड़े बोर्ड के सामने, तुम लोग बोर्ड के सामने जवाब दे भी दोगे। जब तक आप चीज को ईगो पे नहीं लेके मेहनत करोगे ना, जब तक आप साइंस, ऐसा तो है नहीं जागृति की साइंस इसको अलग तरीके से दिख रही है, तुझे अलग तरीके से दिख रही है, मुझे अलग तरीके से दिख रही है। पवन कुछ गलत बोल रहा हूँ? सबको सेम ही तरीके से दिख रही है। वो लाइट जल रही है, तू देखेगी उपासना, आदित्य तू भी देखेगा, तो वो लाइट वैसे ही जल रही है,
ये कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, तो जो भी कैमरा है, लेंस है, जो भी उसमें इक्विपमेंट्स में जो भी चीजें यूज हुई हैं वो है एज इट इज है। तो मुझे ये तो समझना पड़ेगा ना कि साइंस अगर पढ़ना है या फिजिक्स अगर पढ़नी है, केमिस्ट्री अगर पढ़नी है, बायो अगर पढ़नी है, तो पढ़नी पड़ेगी। ये डिसाइड करके कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, यार ये तो चला लेंगे, या इसको तो बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, ऐसे तो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट डूएबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लो ये हो भी गया बाद में, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा जुडिशरी का एग्जाम निकलेगा क्या? अब हमारी लाइफ का वो वाला टाइम चला गया जब हम नेम सेक के लिए पढ़ाई करके पेपर देते और पेपर में पास हो जाते। अब ये पास होने की लड़ाई है ही नहीं, ये क्लैट भी नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है कि हम कॉलेज में घुस करके कोकून बना लेंगे अपने इर्द गिर्द, या शाबाश है 1 साल का अभी बढ़िया हॉलीडे पैकेज चलेगा, बढ़िया चलाएंगे, LLM करेंगे, BA LLB करेंगे, चलेगा बढ़िया, एकदम रापचिक लाइफ रहेगी। ये ना हम कोकून बनाते हैं, हम शेल बनाते हैं। हमारी आदत है कि हम सेफ जोन क्रिएट कर ले, कंफर्ट जोन क्रिएट कर ले, उसके जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेंगे फिर रोना पीटना मचाना शुरू कर देंगे कि अरे सर हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चंद्रगुप्त 3 टाइप के थे, पता नहीं साला कौन सा किस, मौर्यन कौन था, गुप्ता कौन था, उपाध्याय कौन था, शर्मा चंद्रगुप्त कौन था, पता ही नहीं चल रहा है, समझ ही नहीं पा रहे। पाटलिपुत्र का लोकेशन नहीं पता है, तक्षशिला का लोकेशन नहीं पता है, इंद्रप्रस्थ का लोकेशन नहीं पता है, समझ ही नहीं पा रहे। अबे तुम टाइम दोगे तब तो समझोगे। और तुम्हारे पास बहाना भी है कि सर अब इतना सारा हिस्ट्री, इतना सारा फिजिक्स, इतना सारा केमिस्ट्री, बायो, ऊपर से ज्योग्राफी भी पूछ लेंगे तो सर बनेगा कैसे? अबे बहुत, ये जो कोटा फैक्ट्री नाम सुना है, कोटा फैक्ट्री, जीतू भैया, या ये जो भी ये ज्ञान देते हैं ना कि ईगो पे ले लो फिर वो चैलेंज हो जाए, अबे बहुत बेसिक चीज है वो, कोई नई बात नहीं बता रहे। तुम लोग जिस चीज को लेके ईगो पे चले जाओगे ना, कहीं पे अगर किसी जज साहब ने पवन बोला कि यार ये जो जरा साइटेशन लेके आइए, तुम कौन सी किताब है जो छोड़ दोगे कि जिसमें से तुम साइटेशन निकाल के ना ले आओ? क्योंकि एक ही चीज पे लग गए ना, पूरी मेहनत कर दी तो वो चीज रहेगी। अब वापस आते हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज में। इतने के बाद कोर निकल के क्या आता है? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ इट? कंक्लूजन इज वेरी प्लेन एंड सिंपल। इफ यू वांट टू गो फॉर बिहार जुडिशियल सर्विसेज, डोंट लुक एट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, डोंट लुक एट द सिलेबस। ऑब्वियसली सिलेबस को देखना पड़ेगा, बट डोंट फोकस ऑन द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कवर आउट ऑफ दैट सिलेबस easily and what is difficult for you to cover out of that syllabus. easy और difficult में divide कर दो। easy वाले को कम टाइम दो, difficult वाले के लिए ज्यादा टाइम दो, और वो टाइम जो डेडिकेट किया है उस चीज के लिए वो पूरा दो। बस इतना भी अगर तुमने कर लिया, तुम्हारा बिहार जुडिशियल सर्विसेज निकल जाएगा। प्रैक्टिकली अगर बात करूं ना, तो वही ल्यूसेंट से ही पढ़ना है, वही घटना चक्र के ही क्वेश्चंस लगाने हैं, और भी सोर्सेज रहेंगे, क्योंकि जो बैच रहेगा या इवन जो स्पेशल क्लासेस भी रहेंगी अन अकेडमी की, उस पे भी मैं ये सोर्स मटेरियल तुम लोग के लिए डालता रहूंगा। स्टडी मटेरियल तुमको टेलीग्राम से भी मिल जाएगा। हाँ आदित्य, मेंस में सर ऑप्शनल लेने के लिए क्या स्ट्रेटजी? मेंस में ऑप्शनल लेने की जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 में से 3 सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों को मेंस के ऑप्शनल शायद प्रीलिम्स के दौरान ही भरने हैं। हाँ, गो विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ना मनो तो चेंज कर लेना। तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से जाओ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ से जाओ, और ICA डॉट्स। ज्यादा स्कोरिंग तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करता है। ये वहम होता है सबको कि यार ये 5 में से अगर मैं वो वाला सब्जेक्ट ले लूं तो ज्यादा स्कोरिंग है, नहीं होता ऐसा। आपको आपके नंबर मार्क्स के बेसिस पे मिलेंगे। उसका रीजन बताता हूँ सुषमा। होता क्या है ना, आधे से ज्यादा बच्चे तो पेपर पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाते। सर आपका सजेशन किस बेसिस पे, मतलब ओवर द एक्सपीरियंस या? ये 3 सब्जेक्ट्स, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली तुमसे ढंग से बनते होंगे। अदरवाइज इक्विटी ट्रस्ट अगर पढ़ने जाओगे तो इक्विटी ट्रस्ट ऑलमोस्ट इतना कॉमन सब्जेक्ट है कि सब लोग मोर और लेस सेम ही चीज लिख के आने वाले हैं। टीपीए भी तो है उसमें। बता रहा हूँ, सुनो तो मैंने वो 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों को सजेस्ट किए हैं जो मुझे लगते हैं कि सही है। अगर इस पैरामीटर पे आपके बाकी दोनों सब्जेक्ट्स मैच कर जाते हैं
वो ले लो, लास्ट सब्जेक्ट क्या बोला? कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। जिसको कमर्शियल लॉ करना है, ठीक है, कमर्शियल लॉ करना है, डेफिनेटली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरियाज देख लो, NIA है, शायद पार्टनरशिप है, सोगा है, कंपनी है। ये ऑप्शनल क्या तुम पूरा कवर कर पाओगे, ये एक बार देख लेना, क्योंकि मुझे मालूम है कि कंपनीज लॉ जो है ना वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट पड़ता है, इसीलिए मैं जनरली कंपनी लॉ रिकमेंड नहीं करता। यूजी में एक्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ाते नहीं है उस चीज को, और सबने सबका वो थोड़ा एक मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट वाला है। यार देख, कंपनी लॉ के साथ सीन क्या है ना, सेट ऑफ क्वेश्चंस तो ठीक है, लेकिन नॉट मेनी पीपल आर कंफर्टेबल विद कंपनी लॉ as they might be comfortable with contracts and torts. just मेरा ये thought है, contracts torts हो गया, या फिर अपना हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ हो गया। ऐसा नहीं कि हिंदू लॉ चैलेंजिंग नहीं है, साला हिंदू लॉ में भी चार्ट हो एक्ट है, तो वो आपके लिए चैलेंजिंग तो डेफिनेटली वो भी होगा। मैरिज एक्ट आया होता है। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही होता है, ज्यादातर लोगों को HMA बनता है, उसके बाद सक्सेशन नहीं पता, गार्जियनशिप और वो सब में तो फैल जाता है। सर मेरा एक डाउट था, हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जनरली सब बच्चों को पसंद ही होता है, मोस्टली बच्चों को, तो इसमें कंपटीशन बढ़ नहीं जाता, क्योंकि बहुत अच्छे आंसर्स भी होते होंगे इसमें, मतलब सब ये ले रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छी हाई क्वालिटी की अगर एक आंसर आपको मिलता है, तो मैंने भी अटेम्प्ट अच्छे से किया अपने हिसाब से, लेकिन एग्जामिनर जो देख रहा है तो उसको लगता है ना कि मतलब एक उसका बेंचमार्क बन जाता है, तो मुझे लगता है कि ये लेस स्कोरिंग नहीं, मतलब आपके लिए ये ड्रॉबैक नहीं हो सकता आपको ऐसा। अच्छा ठीक है, ये तो एक रीजन है, लेजिट रीजन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादातर लोग अवॉइड करेंगे, अगर आप वो ले लो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे? मतलब अगर मैं उसमें मैं बहुत ज्यादा बेस्ट, मतलब एकदम बहुत ज्यादा आंसर की सुंदरता पे ना जाऊं, एक तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक फिलोसॉफिकल साइड हो जाता है, तो उसमें ब्यूटी कैन बी रेज्ड बाय एनीथिंग, तो इसमें मतलब है कि प्रॉपर्ली अटेम्प्टेड हो तो मतलब मिल सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि आप कुछ ब्यूटिफिकेशन कर दोगे या किसी जज की वो कोट कर दोगे, ऐसा नहीं है। तो जज के द्वारा कोट किया हुआ कोई पॉइंट, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में होता है ना, जैसे कि कुछ एक आपने कोटेशन दे दी, जस्टिस इज कोटेड दिस, या फिर वो तो आप भी दे सकते हो। जैसे कमर्शियल लॉ में थोड़ा सा दूसरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता। हाँ, जैसे ये सेक्शन हुआ तो ये सेक्शन, बिल्कुल ठीक है। मार्क्स ज्यादा कम के ज्यादा स्कोप मुझे में ऐसा कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको, और मुझे करेक्ट कर देना अगर इस पॉइंट पे मैं गलत हूँ, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वो वाला सब्जेक्ट लेने वाला हूँ जो कि ज्यादातर लोग नहीं लेंगे, सिर्फ इस रीजन, और आपके लिए पढ़ना इजी होगा ऑब्वियसली क्योंकि सेक्शन बेसिस होगा, डायरेक्ट सवाल होगा, ज्यादा उसमें ब्यूटिफिकेशन का पॉइंट नहीं होगा। हाउ डज दिस गारंटी योर सक्सेस? इट नोवेयर गारंटीज। तो फिर देखो, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि वो चीज थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगी या उसमें बाकी लोगों के लिए ब्यूटिफिकेशन का स्कोप नहीं है, ऑनेस्टली सोचना आदित्य और उपासना, क्योंकि ये तुम लोग का बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर ब्यूटिफाई करके लिखेगा, तुमने सिर्फ सेक्शन लिखा है और दो में से किसी एक कॉपी को चूज करना है, तब भी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 50-50 ही तो स्टैंड करेगी ना। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला कोई बहुत उसको 60-70% की प्रोबेबिलिटी होगी, बट आपकी कॉपी में और दूसरे व्यक्ति की कॉपी में अगर चूज करना होगा तो चूज करने के लिए प्रोबेबिलिटी वुड बी 50-50। वो कितना भी ब्यूटिफाई करके लिख लेगा, आपने भी तो कंटेंट सही लिखा है, आपने कौन सा गलत लिखा? आपने कमर्शियल लॉ का जो भी सेक्शन था वो सही से प्रॉपर आपने कोट किया, सोगा भी सही डाला है ना, ये भी सही डाला है, जो भी कंपनी लॉ और पार्टनरशिप है सब आपने सही डाला है। तो देयर इज नो गेज टू डिसाइड कि यहाँ पे किसकी कॉपी बेटर हो जाएगी या किसको उस क्वेश्चन में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये ना थोड़ा भी नहीं, 100% इसी बात पे बेस्ड होगा कि आपका एरिया ऑफ कंफर्ट क्या है। ऑप्शनल आप हमेशा अपने कंफर्ट सब्जेक्ट पे खेलते हो, कभी भी अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट पे जिस पे शायद मेरी उतनी अच्छी कमांड नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा अच्छा हो सकता है, मैं उसके पीछे जा रहा हूं, ये गलत है। मतलब योर रीजन फॉर गोइंग बिहाइंड एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक कंपनी लॉ कैन बी कि सर मेरा इंटरेस्ट है,
कि एनआईए मेरा इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप मेरा इंटरेस्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मेरा इंटरेस्ट है, कंपनी लॉ मेरा इंटरेस्ट है, इस रीजन की वजह से मैं ले रहा हूं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट इज अ गुड रीजन, अनडिनाइबली द बेस्ट रीजन। बट अगर आप ये बोलो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही लेंगे और उसमें ब्यूटिफिकेशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, प्रॉपर रीजनिंग जम नहीं रही है। Just because you think that there is a road less taken, it will be a shortcut, there's no guarantee to it. ये point है. Let's crack it.